नाम का अमेरिकन शेयर बाजार क्रैश हो गया और कैसे आज का ये सुपर पावर उस वक्त घुटनों पे आ गया था। और फ्रेंड्स, उसके बाद शुरू हुआ था मंदी का एक लंबा दौर, वो दौर जिसे दुनिया के इतिहास में किसी ने नहीं देखा था और आज तक ऐसी मंदी अभी भी किसी ने नहीं देखी, जिसे जाना जाता है द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से। तो दोस्तों चलिए आज अब इस वीडियो में बात करते हैं साल 1929 में अमेरिका के वॉल स्ट्रीट क्रैश के बाद दुनिया ने कैसी खतरनाक मंदी को देखा था। तो दोस्तों वॉल स्ट्रीट डाउन के 2 महीने बाद साल 1930 के जनवरी महीने से शुरू करके मार्च साल 1933 तक करीब 9000 बैंक खत्म हो गए, क्योंकि खुले हाथ से इन्होंने जो पैसे दिए थे वो लोगों के पैसे तो शेयर बाजार में डूब गए। ऊपर से कुछ बैंकों के वहीवटकर्ताओं ने लालच में फ्रॉड किया था और बैंकों के पैसे बड़े बड़े लोगों को बिना कोई सिक्योरिटी यूं ही खुले हाथों से बांट दिए थे। और कुछ बैंक के वहीवटदारों ने तो बैंक के पैसे ही शेयर बाजार में डाल दिए थे, जिसे वॉल स्ट्रीट का वो ब्लैक होल निकल गया था। एक बैंक ने तो $36 लाख गवा दिए थे। दोस्तों उस टाइम ये रकम बहुत बहुत बड़ी हुआ करती थी। इसके अलावा बैंकों ने हाउसिंग लोन्स भी दिए थे, लेकिन लोग अपनी लोन्स भी नहीं भर पाए और करीब अमेरिका के ही 50,000 से ज्यादा कुटुंब को अपने घर छोड़ने पड़े। हालांकि बैंकों को इन घरों का कोई खरीदार भी नहीं मिला और ये एसेट उनके लिए घाटा साबित हुआ। अमेरिका में लाखों लोग घर विहीन हुए और ये लोग स्ट्रीट पर, फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर हो गए। अमेरिकी फुटपाथ पर बनी ऐसी झोपड़पट्टियों को हुअर विल कहा जाने लगा, क्योंकि खुद के कंगालियेपन पर लोग अमेरिकी प्रमुख हर्बर्ट हुअर को जिम्मेदार मानने लगे। जनवरी में जब अमेरिका में ठंडी का दौर शुरू हुआ तो लोगों को ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था और ऐसे लोग सड़क पर पेपर से या न्यूज़पेपर की पस्ती से बनाया हुआ कंबल ओढ़ने लगे और ऐसे कंबल को हुअर ब्लैंकेट कहा जाने लगा। कुछ मिडिल क्लास लोग भी थे जिनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी कुछ पुरानी कारें थी और इन कारों को चलाने के लिए उन्होंने घोड़े और कई प्राणियों को उनमें बांधा और ऐसी गाड़ियों को हुअर वैगन कहा जाने लगा। लोगों के पास नए शूज, नए जूते लाने के भी पैसे नहीं थे और ऐसे वो लोग चिपका कर या कील ठोक कर अपने जूते चलाते थे। ऐसे जूतों को हुअर लेदर का नाम मिला। इसके अलावा और लगातार बैंकों के ताले लगते गए और कुल मिला के ताले लगने वाले बैंकों की संख्या का आंकड़ा पहुंचा 10,000 के पार। और ऐसे में देश का आर्थिक उत्पादन $104 अरब से घटकर महज $56 अरब से भी कम रह गया। कुल मिलाकर अमेरिका में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। लोगों को खाने के भी वांदे थे। अमेरिका के एक बिजनेसमैन ने हार्ड टाइम नाम की एक पुस्तक में अपना एक वाकया वर्णित किया था। उसने लिखा था कि मैं अपना बिजनेस कर रहा था, उधार में कपड़े भी बेच रहा था और बैंकों के रातों रात बंद हो जाने से मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। मैं अपने परिवार के साथ रोड पे आ गया और खाने की चीजें ढूंढने लगा। खाने के लिए मैंने अपनी एक कार सिर्फ $15 बेच दी और मैं कई बार राहत कैंपों में भी गया। कोई मुझे पहचान न ले इसलिए मैं अपना मुंह ढके हुए रखता था। कई सारे अमेरिकन ऐसे थे जो शर्म छोड़कर भीख मांग रहे थे। और दोस्तों ये विडंबना एक विरोधाभास थी, क्योंकि अमेरिकी खेतों में फसल तो उगी थी, लेकिन किसान इस फसल को काटते नहीं थे, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे और वो इन अनाज के प्रॉपर दाम भी नहीं चुका सकते थे और किसान के लिए उसे काटने का और फसल को लोगों तक पहुंचाने का खर्चा इसके दाम से भी ज्यादा हो जाता था। इस हालात में एक खेडूत का वाकया है जिसने अपनी मकाई को 8 सेंट के भाव पे बेचा था। हालांकि ये दाम बहुत कम था, लेकिन उसकी मकाई इस दाम से किसी ने खरीदी थी। लेकिन दोस्तों ये खरीदी किसी आम इंसान ने नहीं की थी और ना ही खाने के लिए की थी, लेकिन एक स्थानिक कोर्ट ने यह खरीदी की थी, क्योंकि समय था विंटर का और कोर्ट के पास हीटिंग के लिए महंगे कोल खरीदने के पैसे नहीं थे। इसलिए कोर्ट ने इस मकाई को जलाकर खुद को गर्म रखा। अमेरिका में एप्पल के बागीचे में एप्पल तो वैसे ही सड़ जाया करते थे। उसे उतार कर लोगों तक पहुंचाने का जो खर्च था, उस खर्च को भी लोग नहीं दे सकते थे। इसलिए कुछ किसान अपने खेतों में जो बोया है वो खा के अपना पेट भर लिया करते थे, लेकिन शहरों तक ये सब फसल जाने से पहले ही सड़ जाया करती थी। एक मिडिल क्लास किसान ने तो अपने 3000 भेड़ों को काटकर पहाड़ी से फेंक दिया था, क्योंकि कत्ल खाने ले जाने तक के उसके पास पैसे नहीं थे। इस दौर में अमेरिका के हजारों लोग आश्रय, कपड़े और खुराक के लिए यहाँ वहाँ खानाबदोश की तरह भटक रहे थे। और दोस्तों ये सब एक विरोधाभास ही तो था। सरकार के राहत केंद्र थे, लेकिन बहुत ही जुझ थे, बहुत ही कम, और उस पर उमड़ने वाली भीड़ों की लंबी लंबी लाइनें लगी थी और कब किसका नंबर आए कह नहीं सकते थे। देश के 32,000 से भी ज्यादा औद्योगिक केंद्र, सबसे फेमस कहे जाने वाले कारखाने और मिलें बंद थी, इसलिए रोजगार का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। अमेरिका का फौलादी और मजबूत अर्थतंत्र इस दौर में शीर्षासन में लेट गया था। और दोस्तों इस होनारत का प्रभाव सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित न रहा, इसके छींटे पूरी दुनिया में उड़े, क्योंकि कई देश तो दुनिया के ऐसे थे जो अमेरिका के साथ आर्थिक तौर पर सीधे संबंधित थे। यूरोप के हालात तो दयनीय हो गए थे, उसमें भी जर्मनी की स्थिति तो और ज्यादा गंभीर थी और ऐसे ही कुछ हालात ब्रिटेन के भी थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से लेकर क्यूबा तक मंदी ने अपने पैर जमा लिए थे। इन हालात में अमेरिकी लोगों का अपनी सरकार के प्रमुख पर से भरोसा उठ गया था और हर्बर्ट हुअर से लोग नाराज थे। जैसे जर्मनी के लोगों ने हिटलर पर भरोसा रख के उसे समर्थन दिया, वैसे ही अमेरिकन लोगों ने न्यूयॉर्क के गवर्नर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को नया प्रमुख बनाया। रूजवेल्ट पोलियो के शिकार थे, वो आंशिक रूप से हैंडीकैप थे और उनके पास भी इस मंदी के दौर से बाहर निकलने की कोई जादुई छड़ी तो नहीं थी। फिर भी उनके पास अर्थशास्त्र के मुताबिक इसका सामना करने का एक प्लान जरूर था और इस प्लान को रूजवेल्ट ने न्यू डील नाम दिया।
इस प्लान में डिमांड को बढ़ाने की बात थी, लेकिन जब लोगों के पास पैसे ही ना हो तो खरीदी कैसे होगी, और खरीदारी नहीं होगी तो किसी माल की डिमांड कैसे बढ़ेगी। इसलिए खरीदी के दीपक को जलाने के लिए रूजवेल्ट ने एक मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड के रास्ते पर चलते हुए सरकारी योजना को फुल स्पीड दे दी। यानी कि नए रास्ते बनाने की शुरुआत की, मकाने बनाने की शुरुआत की, पुल बनवाए, बांध बनवाए और सभी सरकारी कंस्ट्रक्शन को शुरू कर दिया गया। और इन सब में सरकार ने $900 करोड़ खर्च कर दिए। इसके अलावा बैंकों के बंद हो जाने की वजह से लोगों को बैंकों पर से भरोसा उठ गया था, और इस भरोसे को वापस कायम करने के लिए रूजवेल्ट सरकार ने यह गारंटी दी कि अगर किसी के पैसे बैंक में डूब जाए तो उसे $5000 तक की राशि दी जाएगी। कुछ ही समय बाद इस गारंटी के आंकड़े को बढ़ाकर 5000 से $10,000 कर दिया गया। इसके साथ ही प्रमुख रूजवेल्ट ने लोगों की आय को भी बढ़ाने का फैसला किया, और उनके इस प्लान यानी कि न्यू डील ने साल 1939 आते आते इस द ग्रेट डिप्रेशन कहे जाने वाली विश्व स्तरीय मंदी का अंत कर दिया। इसी दौर में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, और दूसरे विश्व युद्ध में ज्यादातर जो हथियार यूज किए थे, जिनमें राइफल, बुलेट, मशीन गन, तोपे और बॉम्बर से लेकर बॉल बेरिंग तक सभी चीजें ज्यादातर अमेरिकी कारखानों ने ही बनाई थी। और यहां से अमेरिकी तेजी का एक लंबा दौर शुरू हुआ, जिसने अमेरिका को फिर से न सिर्फ खड़ा किया अपितु एक सुपर पावर बना दिया। दोस्तों, आज ये सुपर पावर फिर से मंदी के दौर में फंसा है, और इसकी असर भारत जैसे देशों को भी हो रही है। अब इसका आगे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात तय है